नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हमारी लगातार चल रही है। तो उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। अब आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, तो जितने भी वीडियोस हों या फिर पुराने वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको अटेम्प्ट करें। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक या फिर मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, या किया गया। तो बेसिकली जो यांत्रिक या फिर मशीन लैंग्वेज के रूप में भी जो आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो हमारा बाइनरी डिजिट्स में कोड्स लिखे जाते थे 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स थे वैक्यूम ट्यूब वाले, यहाँ पे यूज़ होता था। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म होता था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा था, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर यही यूनिवैक जो था ये था, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर कह लीजिए अवेलेबल हुआ तो यूनिवैक था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक 1 किस पीढ़ी में निर्मित हुआ। तो बताते ही आ रहे हैं आपको ऊपर से ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एकीकृत परिपथ किससे संबंधित है, ठीक है। तो आईसी चिप्स जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, ठीक है, ये सब संबंधित थे जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स से इनसे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए हमने आईसी चिप देख लिया। अगला है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल आईसी चिप्स वगैरह यूज़ की गई और माइक्रो प्रोसेसर जो है अगली टेक्नोलॉजी में बना फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी के उदाहरण है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स के टाइप हैं ये, और ये जो सेकंड जनरेशन थी इससे संबंधित है। और सेकंड जनरेशन जो हमारा था संबंधित था किससे, इसमें जो कंप्यूटर्स बनते थे उसमें जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, ठीक है। फर्स्ट में जैसे वैक्यूम ट्यूब था तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स थे। अगला देखिए, ऑनलाइन सिस्टम का विकास इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क वगैरह से हमारे कनेक्ट हुए कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन के थे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है ऑलमोस्ट 1964 से लेके 71 तक, ठीक है। और यहाँ पे इस जनरेशन में भी ऊपर बताया था आईसी चिप्स जो थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स उनका यूज़ होता था। और एग्जांपल के तौर पे जो हमारे इसके कंप्यूटर्स थे होते थे थर्ड जनरेशन में भी, जैसे IBM 700, ठीक, और IBM 370, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो डेटा रिसीव करता है वो इनपुट जब आप कोई देंगे, है ना, तो उसके मीडियम से तो रिसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके जो है वो आउटपुट देगा, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि गणना यंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ, ठीक है। तो बेसिकली एक अबैकस एक डिवाइस होता है, अगर आपने शायद देखा हो तो ऐसे कुछ लकड़ी से मिलके और इसमें कुछ ऐसे रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इससे जो है काउंटिंग करने के लिए बेसिकली इन्वेंट किया गया था चाइना के द्वारा, ठीक। और चाइनीज़ में इसको सुआन पान कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में जो माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे सीपीयू में या फिर कह लीजिए प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे पेंटियम के जो ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं तो इसमें सीरीज़ जो इनकी है कि पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, 3, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं दीज आर हाई कैपेसिटी माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इनमें कोई भी नाम दिखे आपको तो आप टिक कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के टर्म में अगर आपने यूज़ किया हो तो आपको पता ही होगा कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी एक फ़ाइल है, मान लीजिए उसका साइज़ है 1 MB। ठीक है, तो एक ऑपरेशन होता है सॉफ्टवेयर कह लीजिए फाइल कंप्रेशन। ठीक, तो उसको कंप्रेस कर देंगे हम अगर उस फाइल को यूज़ करके एज अ सॉफ्टवेयर। तो जैसे मान लीजिए उसका साइज रिड्यूस करके वो 1 MB से ला देगा आपका किलोबाइट से, मान लीजिए 200 KB कर दिया उसने। ठीक, तो इस प्रक्रिया में होगा क्या कि जो उस कंटेंट उस पर्टिकुलर फाइल में कंटेंट है उसकी, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर है तो उसके पिक्सल्स कम कर देगा वो, है ना, साइज जो क्वालिटी है वो कम करके उसको रिड्यूस करके 200 KB का बना देगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल इन कंप्यूटर्स बाय विच यू कैन स्टोर मल्टीपल फाइल्स इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। सो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पर शायद थोड़ा गलत क्लिक हो गया है, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखें कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा दी गई थी, जॉन वॉन न्यूमैन थे, इन्होंने दिया था। तो इनका नाम ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूज़र, उपयोगकर्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्कूल में आपका काम क्या हो सकता है, कुछ आप स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ फ़ोटोज़ कर सकते हैं, या बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक काइंड ऑफ जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर्स की, आपको स्कूल डेटा के लिए वही स्टोर करना है। ठीक है, तो ऐसे काम के लिए आप सिर्फ एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर मेंट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है कि जो डेटा आप इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट देता है, तो वो मैक्सिमम एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेसी है, स्पीड है, रिलायबिलिटी है, यू कैन रिलाई ऑन दैट डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि कंप्यूटर डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो कंप्यूटर में बेसिकली कोई भी, जैसे मान लीजिए डेटा आप इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कार्रवाई उस पर आगे बढ़ाता है, प्रोसेस भी करता है, उस डेटा को कंट्रोल करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, आजकल तो जैसे खैर वो डेवलपमेंट के स्टेज में है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर्स की खुद की, बट एज अ होल कंप्यूटर में दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अंडरस्टैंडिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो फ्लेक्सिबल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर, या फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें बेसिकली जो हमारी एक मल्टीटास्किंग या मल्टी स्किल्स जो वर्सेटैलिटी है ना, ये उसके एक फ्लेक्सिबल बिहेवियर को शो करता है हमारे किसी कंप्यूटर को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे हम। अगला देखें, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो पहले भी आपको बताया गया है कि जैसे अमेरिका में है, तो उसी प्रकार भारत में जो हमारा बेंगलोर शहर है, दिस इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और चूँकि जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, कंप्यूटर का एक इंडस्ट्री का एक जो हब होता है, दैट इज़ मोर और लेस नोन एज सिलिकॉन वैली। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, तो आईसी चिप्स वही है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ठीक है, और ये बनते हैं सिलिकॉन से। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सिलिकॉन होता क्या है कि एक ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक, और जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वहाँ से उस पे बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है हमारे आईसी चिप्स यूज़ हुए थे। कंप्यूटर के में आईसी का अर्थ क्या होता है अभी बता दिया आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते क्यों हैं। तो बेसिकली जो सिलिकॉन से यूज़ होकर सेमीकंडक्टर मटेरियल से हमारा आईसी चिप्स बनती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी एक सर्किट के अंदर मान लीजिए जो सर्किट्स हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स हैं और जो बेस मटेरियल है, तो वो सारे के सारे मिलके एक ही मटेरियल जो कि सिलिकॉन है उससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई जो ये डिवाइस होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम आईसी चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगला देखिए, सिलिकॉन
क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब बता दिया आपको कि सेमीकंडक्टर होता है ये, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि मतलब हिंदी में समझिए कि अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक इनका जो विद्युतीय गुण होता है वो जो हमारे सुचालक और कुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर और या फिर जो इंसुलेटर होते हैं, इनके मध्य में होता है, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसको ही लॉजिक चिप के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें कि एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये जैक किल्बी ने इसको इन्वेंट किया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो ये IBM सिस्टम 360, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में, ये देहरादून में है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी हमारा 1966 में हुई थी। और इसका जो एफिलिएशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये ध्यान दीजिएगा, इसरो से है, ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इस संस्थान के अंदर जो रिसर्च और हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है बेसिकली इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेशन और GPS टेक्नोलॉजी, जो इस तरीके की हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल और जो डिजास्टर अलग तरीके के होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 में हुआ था, तो ये जो फोर्स में है ये कब आया था। तो 27 अक्टूबर 2009 को ये फोर्स में आया। पास हो गया था ये दिसंबर 2008 में ही। प्रेसिडेंशियल एसेंट जो मिला था वो फरवरी 2009 में मिला। और जो ये फोर्स में आया 2009 में। और IT एक्ट बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टाइम आया था ये सन 2000 में आया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आए थे, उसको भी आप इसमें एक बार सर्च करके जरूर देखें। अगला देखें, ब्लू पैसिफिक क्या है, ठीक है। तो ब्लू पैसिफिक बेसिकली एक IBM का जो है कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर था, है ना, करीब जो हमारा 20वीं शताब्दी में लगभग 1998 के आसपास, ठीक है। और इसको इंस्टॉल किया गया था एज अ सुपर कंप्यूटर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाम फिलहाल ध्यान रखिएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है इनमें। अगला देखिए, भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इंडिया में माना जाता है राजीव गांधी जी को। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न हुए कचरे को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको ये वही पूछा जा रहा है। तो ये होता है E-गार्बेज, ठीक। डी ऑप्शन यहाँ पे हम चुनेंगे। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। तो जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क, इनके द्वारा जो हमारा ये सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट जो डेवलप किया गया है, ये है अनुपम, ठीक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। जैसे सीडैक का था परम सीरीज, तो यहाँ पे अनुपम है। अगला देखें, IC चिप्स जो भी हमने ऊपर बताई थी आपको, तो इसके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो थर्ड जनरेशन में IC चिप्स हुए, तो सेकंड जनरेशन में जो है हमारा ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, तो ठीक है। तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था इसमें IC चिप्स में, ठीक है। तो मेन क्लासिफिकेशन इसका यही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। तो बिना CPU, माउस और मॉनिटर के तो कंप्यूटर आप चला ही नहीं सकते। UPS जो है एज अ इन्वर्टर काम करता है, लाइट जाने की स्थिति में आपको पावर सप्लाई प्रदान करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। अगर ये नहीं भी होगा तो स्टिल आप पावर सप्लाई जो करंट डायरेक्ट आ रही है उससे कंप्यूटर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि CPU क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं उसमें, है ना, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस या इन सब चीज़ों के जरिए, तो ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज CPU, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो जो जैसे स्लॉट्स होते हैं हमारे जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, तो ये USB पोर्ट बोले जाते हैं, ये जिनमें आप पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऐसे ही पूछा जाता है, ये नाम एकदम से देख लीजिए। कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो उससे आप कोई भी चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं, अपने डेटा को देख पाते हैं उसमें, तो दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मूलतः उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है हमारा ALU, ठीक है। दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम फंक्शंस हो रहे हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय CPU, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, तो बेसिकली अब तो इसका यूज़ नहीं होता था, आज से करीब 15-20 साल पहले काफ़ी यूज़ होता था। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेकंड मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, जिसे आप अब ये यूज़ करते हैं ना, हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स, तो उसके पहले हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। इसमें स्टोरेज कम होता था, और चूँकि ये एक्सटर्नल डिवाइस है तो दीज काइंड ऑफ स्टोरेजेस आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, और जैसे कि रैम आपका है जो इंस्टॉल्ड होता है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी मेमोरी, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा फिलहाल करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से EEPROM का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे EEPROM बेसिकली ये होता है हमारा एक नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी, तो ये सारी की सारी परमानेंट ही हैं, है ना, PROM, EPROM और EEPROM, ठीक है, तो डी ऑप्शन चूज करेंगे हम यहाँ पे। अगला देखें, कंप्यूटर के स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर्स की जो हमारी मेमोरी नापने की या मेज़र करने की जो हमारी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट होती है बिट, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, ठीक है, तो बेसिकली निबल भी एक यूनिट है मेजरमेंट की, और यहाँ पे जो है 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। अगला है कि एक ब्लैंक स्पेस क्या लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 MB जो है ये हो जाएगा हमारा अराउंड 1 मिलियन बाइट्स, ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि मशीनी भाषा में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बताया था कि जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे, और 0 और 1 है ना, दीज आर द 2 नंबर्स विच आर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, इन सब क्वेश्चंस को आप देख लें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।